नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किसान परेशान बजट में समाधान में। मैं हूं अनिल राणा। किसानों को लेकर सरकार ने किया था वादा कि किसानों की आय दूनी हो जाएगी। क्या पता था महंगाई इतनी बढ़ेगी कि उनकी जेब सूनी हो जाएगी। खेती कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे तरक्की करे, ऐसे तमाम बातों को लेकर देश में खूब चर्चाएं होती हैं। राजनीतिक पार्टियों से लेकर किसान नेता, अलग अलग किसानों के संगठन या फिर एग्री इंडस्ट्री, तमाम तरह के लोग किसानों की हक की बात करते हैं। लेकिन क्या इन बातों का ग्राउंड पर वाकई फ़ायदा मिलता है? हर बार बजट में किसानों के लिए ढेरों ऐलान होते हैं, नए नए स्कीम्स और ढेरों फ़ायदे के वादे होते हैं, लेकिन किसानों की शिकायतें रहती हैं कि अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, बस रोज़ नए ख्वाबों की बात करते हैं। किसानों के नाम पर नेता खूब राजनीति भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा किसानों के बजाय वो खुद उठा ले जाते हैं। असल किसानों की हालत में कितना सुधार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन महाराष्ट्र के खेती वाले इलाकों में पहुंचे और अन्नदाता के साथ उसकी ज़मीन से जुड़े मुद्दों का उन्होंने जायजा लिया। आखिर क्या हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां, कैसे हैं उनके हालात, देश में छोटे किसानों की स्थिति कितनी खराब है, खेती उनके लिए कितनी नुकसानदायक सौदा साबित हो रही है, आइए देख लीजिए। ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर की यानी फूल गोभी की खेती हुई थी। इनको भाव मिल रहे थे एक फूल गोभी का सिर्फ 1 रुपये किसान को, इसलिए और इनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा थी। ये 5 रुपये प्रति फूल गोभी के हिसाब से इनकी लागत आ रही थी। तो इन्होंने ट्रैक्टर चला के पूरे खेत को समतल करा दिया, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कहीं मंडियों तक जाते तो इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता। बकाया कि इन्होंने पूरा फसल यहाँ पर बर्बाद कर लिया। ये है खेती किसानी की असली हकीकत। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, क्या हुआ था कि आपने पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवा दिया, पूरा समतल करा दिया? उसका भाव नहीं था, भाव नहीं मिला? भाव नहीं मिला। आपने कितना खर्चा किया था? तो 60,000 रुपये खर्च किया था। उसने 600 रुपये सुधा मिल नहीं, 600 रुपये सुधा मिल नहीं रहे। ओके, 60,000 रुपये खर्चा किया और 600 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। ये है खेती किसानी की असली हकीकत कि 60,000 रुपये में जो खेती हुई थी उसके लिए 600 रुपये मिल रहे थे। सर, आपके पास अच्छी ज़मीन है, आपसे बात हुई थी अभी। आप क्या खुद खेती करते हैं या लीज पे देते हैं खेत को? मेरा जो मैं सर्विस करता था तो इसीलिए मैंने लीज पे दिया था, लेकिन 2.5 एकड़ मैंने ग्रेप्स लगाए तो उनका पूरा मुझे खड़ा करके देने पड़ा। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके इनको दे दिया लीज पे। और सर, लीज पे लिया आपको तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ खेती में? 2017 में अंगूर लगाया मैंने, पर 2 साल तक अंगूर आते नहीं। 2 साल में 16.5 लाख रुपए खर्चा किया स्ट्रक्चर के लिए। एंगल विंगल सब कुछ खर्चे, तार लगा के, सीमेंट लगा के। 2 साल 1 साल कारपेट हो गई, 1 साल नोटबंदी हो गई और 2 साल कोरोना चला। 16.5 लाख का बैंक का ब्याज नहीं भर पाए हम, हमारे काका जी, और 14 लाख रुपए मेरा खुद का खर्चा हो गया। ओके, 4-5 साल में। तो और आमदनी क्या हुई? यानी 14 लाख आपने खर्च किया, ये ब्याज नहीं भर पाया, 16.5 लाख रुपए जो लोन लिया खेती के लिए, लेकिन आप लोगों की क्या इससे कुछ आमदनी हुई? कितनी आमदनी हुई अगर इतने खर्चे करने के बाद? इन्होंने 5 साल में मुझे 3.5 लाख रुपया दिया। तो आप उससे क्या आपकी ब्याज और खर्च? नहीं, वो तो ब्याज भी नहीं पूरा दे दिया इन्होंने। और हाँ, मेरा जो सुपरविजन चार्जेस था वो भी मुझे नहीं मिला। ओके सर, तो आप लोग अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? खेती में इतना अगर लागत लग रही है तो आप खर्च अपना कैसे चला रहे हैं? देखिए, मेरा लड़का जो है वो सर्विस करता है, तो बस वही हमें हर महीने पैसे भिजवाता है और उसी के वो पैसे पे ही हमारा गुजरान हो रहा है, मेरा और मेरे बीवी का। ओके, तो क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि खेती किसानी के हालात सुधरे? जिस तरह के हालात है ऐसे में तो कोई खेती नहीं करेगा। इनका कहना है कि आज यहाँ पे खड़े हैं, अपने खर्चे चला पा रहे हैं क्योंकि इनका लड़का मुंबई में नौकरी करता है, वो पैसे भेजता है, उसी पैसे से खेती करवाते हैं, वो पैसे भी इनके ख़राब हो रहे हैं, यानी निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट निगेटिव रिटर्न। एक किसान का आपने देखा जो 60,000 रुपये खर्च किया और 600 रुपये मिल रहे थे, तो इन्होंने पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दी। सर, क्या करने की ज़रूरत है ताकि खेती किसानी में कुछ फ़ायदा भी हो? नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खेती नहीं करेगा। कई सारे किसानों से बात हो रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि इससे अच्छा है कि खाली ज़मीन छोड़ दें, वो ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। आज बैंक नीलामी चल रही है, मेरा भी बैंक नीलामी में नाम है। अभी मेरे को 35 लाख रुपए कर्ज है मेरे ऊपर आज। तो मैं आज 1 एकड़ बेच के 35 लाख भर दूंगा। अब कुछ मेरा लड़का अभी
कंपनी में काम कर रहा है, लड़की कंपनी में काम कर रहा है, वही से गुजरान चल रही है। मेरा यही सोच है कि सरकार ने किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए किसानों को। एक्सपोर्ट होना चाहिए, निर्यात होना चाहिए, किसी बंधन नहीं रखना चाहिए। खुली अर्थव्यवस्था चाहिए, जो शरद जोशी बोल रहे थे, वो खुली अर्थव्यवस्था किसानों को। सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसानों को, फक्त हस्तक्षेप बंद करो, यही हमारी मांग है। तो सुना आपने किसानों का दर्द। इसी वजह से किसी ने क्या खूब कहा है कि चीर के जमीन को जो उम्मीद बोता है, ये किसान कहाँ चैन से सोता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सैयद पिपरी इलाके से किसान परेशान हैं। उनकी कई दिक्कतें हैं। हमारे साथी विश्वमोहन ने उनके असल मुद्दे और उनकी सरकार से मांगे जानने की कोशिश की। सुन लेते हैं किसानों की गुहार। ईटी नाउ स्वदेश की टीम है आज नासिक जिले के पिंपरी सैयद इलाके में, जहां खेती का इलाका है। हमारे साथ कई किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं कि उनके मुद्दे क्या है, क्या उनके लिए चैलेंजेज है और बजट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले हमारे सीनियर मोस्ट जो फार्मर्स है उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ा चैलेंज खेती किसानी में क्या है जो आपके इलाके में है? हमारी इसकी खेती में हमारे बीज लगते हैं, कर्जा जो देता है उसका बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं। ओके। उसके लिए हम कर्ज बाजारी बनते हैं। तो हमारे के खेती में जो कर्जा दिया जाता है, बिजली जी दिया जाती है, वो बहुत कम है। ओके। वो ज्यादा होना चाहिए और किसानों को कुछ सहूलत देना चाहिए। ओके, यानी बिजली, जो महंगी बिजली इन्हें मिलती है उससे निजात मिले। दूसरा जो कर्ज है उस पर सब्सिडी दी जाए या कर्ज माफी का भी दायरा बढ़ाया जाए, और जो कर्ज मिलता भी है खेती के लिए वो काफी कम मिलता है। ये इनका एक मुद्दा है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या खेती किसानी के लिए जरूरत है और क्या आपकी मांग है बजट से? हमको ऐसा लगता है कि जो रेट मिलता है हमारा खेती का वो हमें कम मिलता है, और हमारे जो दवा लेते हैं, कोई खत लेता है, कोई मजूरी लगता है, उसको तो हमको कम से कम 10% ज़्यादा गुना हमको पैसा देना पड़ता है। इस भाव से वजह से हमको उतना दर नहीं मिलता। ओके, यानी इनका कहना है कि भाव उस दर पे नहीं मिलता जैसी इनकी लागत है। तो सबसे बड़ी समस्या है कीमतों की, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो माल यहाँ से ये बेचते हैं और बाजार भाव में काफ़ी फ़र्क है और उनको उनका फ़ायदा नहीं मिलता, लागत भी बहुत बार नहीं निकल पाता। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी चुनौती है खेती किसानी में यहाँ पर? जो रेट है फार्मर्स की, जो पैदाइश करते हैं अनाज या फ्रूट्स, तो उसका रेट कम मिल जाता है और खर्चा जो है तो ज़्यादा है। तो जीएसटी कम करना चाहिए हर एक फार्मर्स के लिए। जो भी इनपुट है तो जीएसटी कम होना चाहिए। ओके, बहुत ही अहम मुद्दा है जो इनपुट कॉस्ट है, यानी खेती किसानी में लिए जो इनपुट लागत जो होती है खेती किसानी के लिए, वो इनपुट कॉस्ट पे सबसे जितने भी इनपुट के लिए प्रोडक्ट है, चाहे वो खाद बीज से लेके जितने भी फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उस पर जीएसटी कम से कम होना चाहिए या जीरो कर देना चाहिए, ये इनकी मांग है। सर, आप कुछ मांग रखना चाह रहे हैं सरकार से इस बार? मांग रहे हैं ऐसा कि खेती को जो दवाई लगती है वो दवाई का कॉस्ट कम होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा है, और खाद का भी रेट ज़्यादा है, वो कम होना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, यानी खाद का रेट कम होना चाहिए। ये यानी जो सब्सिडी मिले, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिले, ताकि किसानों को जो लागत है उस लागत को कम किया जाए। सर, आप एक बड़े किसान हैं इस एरिया के, आपकी क्या डिमांड है? आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे दिक्कतें हो रही है खेती किसानी में, और कहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं ताकि आप लोगों की आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है और खेती में नए युवाओं की दिलचस्पी नहीं घट रही है? क्या चैलेंजेज हैं? मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, सैयद पिंपरी, यहाँ पे 1500 एकड़ ग्रेप्स गार्डन थे 4 साल पहले। अभी देखा जाए तो 500 एकड़ ग्रेप गार्डन्स यहाँ पे कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि 4 सालों से हम जितना पैसा डाल रहे हैं ग्रेप्स में, उतना भी हमें मिल नहीं पा रहा है। हम कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है, लेकिन आज भी वही समस्या है। दिन में हमें चाहिए 8 घंटे लाइट, वो हमें दिन में मिलती नहीं है। दिन में तो क्या, नाइट में भी हमें पूरी क्षमता से लाइट मिल नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि जो सोलर पंप है उसमें एक तो 50% सब्सिडी हमें दी जाए, या 0% इस पे हमें वो सोलर पंप मिले जाए। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, फेस कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जब ग्रेप्स प्रोडक्शन करते हैं तो अनसीजनल रेंज की वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। बात अंगूर की खेती करने वाले किसानों की, जिनकी दिक्कतें भी कम नहीं हैं, जिनकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है।
किसानों की बड़ी समस्या ये है कि उनको लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और लागत भाव से काफ़ी कम मिलता है। आखिर आने वाले बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं? हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार पहुंचे नासिक और उन्होंने अंगूर के किसानों के दिल के दर्द को महसूस किया। सुनिए। आज हम नासिक के एक अंगूर की एक खेत में और आज हमारे साथ अंगूर के 2 किसान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस खेती में इनको क्या दिक्कतें आ रही है और क्या फ़ायदा इनको खेती से मिल रहा है। सर, आप अंगूर के किसान हैं, अंगूर की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? अंगूर के किसान है हम। अंगूर के खेती में तो 2-4 बार अड़चनी आ रही है। एक पहली बार वो जो लेबर की प्रॉब्लम आए, दूसरी बार तो उसको जो दवा है वो बहुत महंगा हो गया, लेबर का जो कॉस्ट है वो महंगा हो गया। अभी जितना अपने को दाम मिलता है इसी हिसाब से वो उसका रेट ज़्यादा हो गया और खेती का रेट जो वही है 10 साल का था, 20 साल का था, वही खेती का रेट है, इसलिए वो बजट बैठता नहीं। ओके सर, वैरायटी की बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि वैरायटी, कुछ नई वैरायटी के अंगूर के सीड्स वगैरह डेवलप किए गए हैं या कई सालों से वही परंपरागत जो सीड्स चले आ रहे हैं क्या उसी का इस्तेमाल हो रहा है या कुछ नया इनोवेशन, नई खोज हुई है क्या अंगूर की खेती में? हमने ये 10 साल से बहुत वैरायटी देखी है। नवा जो वैरायटी आते हैं, मारू सीडलेस आता है, तैवान पपई आता है और खेती में जो नया नया वैरायटी आता है वही कई 1-2 साल चलता है, बाद में डिम होता है। लेकिन ये जो वैरायटी है, नाना साहिब पर्पल हो, शरद सीडलेस हो या जम्बो मामा जम्बो हो, यह अभी थोड़ा सा दम पकड़ के बच रहा है। इसलिए और वैरायटी जिस ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर वैरायटी लगता है। एक वैरायटी सभी जगहों पे चलता नहीं, किधर का पोटी ज़्यादा होता है, किधर का नाइट्रोजन ज़्यादा है, जैसा ज़मीन का मैच होता है वैसा उधर वो फसल अच्छी चलती है। ओके, अब सर प्राइसेस की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि अंगूर की खेती में फ़ायदा हो रहा है, बेहतर प्राइसेस मिल रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर है क्या? हमारे विलेज में 1500 एकड़ ग्रेप्स हैं और मोस्टली यहाँ पे जो वैरायटीज़ है वो ब्लैक वैरायटीज़ है। इन 4 सालों में अनसीजनल रेंज की वजह से काफ़ी सारा नुकसान यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा है। तो आपने इनसे सवाल किया था वैरायटीज़ के बारे में। जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे इसका रिसर्च होना चाहिए, ब्रीडर्स यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं हो पा रहा है। जो भी रिसर्च कर रहे हैं यहाँ के ग्रेप ग्रोवर्स कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट के लिए जो डिमांडेड वैरायटीज़ है वो पेटेंटेड वैरायटीज़ बाहर की यहाँ पे आनी चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। जो फार्मर्स एसोसिएशन है वो इसमें काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं रहा है तो जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन पर कुछ फंड्स गवर्नमेंट ने देने चाहिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। और जो हमारे कुछ सालों से इनपुट्स कॉस्ट बढ़ रहे, आप देख रहे होंगे फ्यूल्स की प्राइस कितनी बढ़ रही है बड़ी तादाद में। तो उसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, लेबर की कॉस्ट हमारी कम्प्लीटली डबल हुई है। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र्स है उसमें काफ़ी जीएसटी बढ़ा है, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। पेस्टिसाइड पे कॉस्ट बढ़ी है। तो बिल्कुल मतलब बहुत परेशानी में यहाँ के ग्रेप ग्रोअर्स है और उसकी वजह से यहाँ पे अभी ग्रेप्स गार्डन लगना कम हुआ है। ओके, यानी गार्डनिंग कम हो रही है। लेकिन सर, अब प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर्याप्त तौर पर है ताकि ड्राई फ्रूट्स को लेकर हो या अलग अलग तरह के जो अंगूर से जुड़े हुए जितने भी बाई प्रोडक्ट्स वगैरह जो मार्केट में मौजूद है उस तरह के बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है? नहीं, बिल्कुल उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब हर फार्मर्स के पास प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हो उनके पास प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर काफ़ी फंड्स देने की ज़रूरत गवर्नमेंट को है। ओके सर, एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश आप लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। क्या वहाँ पर एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत हो रही है? क्या किस तरह की समस्याएं हैं और क्या बेहतर प्राइसिंग आपको मिल पा रही है या और भी बड़े मार्केट की आप लोगों की तलाश है जहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दाम मिल सके अंगूर के किसानों को? अंगूर के जो किसान हैं और ख़ास करके नासिक एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं और सबसे ज़्यादा टर्न ओवर ग्रेप्स का होता है वो बांग्लादेश की ओर से होता है। बांग्लादेश के काफ़ी लोडर यहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ाई दी गई है, मतलब 18 टन के गाड़ी के ऊपर 20 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है। तो इसकी वजह से हमें ये डर है इस साल कि काफ़ी कम एक्सपोर्ट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके और काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, यानी ये अंगूर के किसान हैं, इनकी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि एक डेलिकेट
क्रॉप है ये, तो इसमें अगर किसानों को अगर फ़ायदा करना है, इनका एरिया बढ़ाना देना है, खेती को बढ़ावा देना है, तो सरकार को कुछ रियायत देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, नए सीड्स को लेकर, नई वैरायटी को लेकर इनोवेशन करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है सरकार की उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की ज़रूरत है ताकि किसानों को फ़ायदा हो, अंगूर की खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि एक बड़ा एरिया है, नासिक का एरिया है अंगूर का। अगर यहाँ पर उसकी खेती अगर कम होती जाएगी तो डेफिनेटली आगे चलकर इसका नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब बात किसानों के उस कर्ज की जिसके चलते उनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। कर्ज के अलावा किसानों को इस बात का भी दर्द रहता है कि उनको फसलों का मन मुताबिक दाम नहीं मिलता और उनकी जुबान से अक्सर यही निकलता है कि जो धान की कीमत न दे सके वो जान की कीमत क्या जाने। इन्हीं समस्याओं पर किसान नेता स्वतंत्र भारत के नेशनल प्रेसिडेंट अनिल घनवट क्या कहते हैं, सुनते हैं। क्या समस्याएं किसानों की सबसे ज़्यादा आपके इलाके में है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के बड़े बेल्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ आप सरकार तक लेके जाते हैं, बड़े महकमे तक लेके जाते हैं, सीबी तक आप आवाज़ पहुँचाते हैं। क्या डिमांड है किसानों को, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या मांग है इस बजट से? सबसे बड़ी मांग है तो फाइनेंस का जो इशू है खेती के बारे में, उसको सरकार ने ठीक तरह से समझना चाहिए और उसे सुलझना चाहिए। आज मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पर 62,000 किसानों की ज़मीन जब्त होने के कगार पर है, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। एक तो फाइनेंस बहुत कॉस्टली है, खेती में कुछ मिलता नहीं है। जब मिलने की उम्मीद होती है तब सरकार उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देती है और दाम गिरा देती है, तो पूरा किसान आज कर्जे में फंसा है। हमारी तो ये चाहत है इस बजट से कि पूरे किसानों का ऋण माफ़ कैसे कर दिया जाए, इसके बारे में कुछ तरतूद होनी चाहिए। या कम से कम जैसे आप बड़ी कंपनियों को मोरेटोरियम देते हैं 5 साल का 10 साल का, इसी तरह से खेती के लिए भी मोरेटोरियम दिया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से राइट ऑफ किया जाए, यही सबसे बड़ी समस्या है। ओके, यानी जो किसान के एग्री जो लोन्स है उसको मोरेटोरियम की सुविधा यहाँ पर भी दी जाए, साथ ही किसानों का कर्ज माफ़ी की भी वकालत कर रहे हैं। सर, अब बात आती है किसानों की आमदनी को लेकर। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की आमदनी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। क्या पिछले कुछ सालों में किसानों की आमदनी बढ़ी है? अगर नहीं बढ़ पाई है तो कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों की आमदनी कम हो, और इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आज गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन है, राइस पे एक्सपोर्ट बैन है, पूरे पल्सेस, पूरे ऑयल सीड्स पे एक्सपोर्ट बैन है, और कमोडिटी एक्सचेंज में से 7 कमोडिटीज़ निकाल दिए। मूंग है, ग्राम है, उसमें गेहूं है, ये चावल है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है। अगर आप जब भी किसानों के जेब में पैसे आने के अवसर आते हैं और आप दाम गिराते हैं, तो ये कैसे सकते हैं कि आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो दाम गिराने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों का इनकम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए। ये जो टेंडेंसी है गवर्नमेंट की, ये बदलनी चाहिए। किसानों के हाथ पैसा आने दो, ये सरकार इसको जिम्मेदार है कि किसानों के हाथ पैसा नहीं आ रहा है। जब भी किसी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल प्याज है, जब भी प्याज 30-35 रुपए के किलो के आगे दाम निकलते हैं तो आप एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं, एमईपी बढ़ा देते हैं, बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ डंप कर देते हैं। तो ये जो रवैया है सरकार का, ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। इस बजट में इस बारे में कुछ ठोस निर्णय होना चाहिए, इंटरवेंशन खत्म कर दो। ओके, यानी अगर किसानों को अगर बेहतर भाव आपको दिलवाना है तो जो भी इंटरवेंशन प्राइस के ऊपर लगते हैं या जो पाबंदियां लग जाती है, चाहे वो वायदा बैन से लेकर हो या एक्सपोर्ट पाबंदियां लगती है, इससे किसानों को सही भाव नहीं मिल पाता। जब उनके अराइवल्स का टाइम होता है उस समय ही भाव सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। सर, अब एग्री इंफ्रा की बात कर लेते हैं। एग्री इंफ्रा को लेकर क्या स्टेटस है, किस तरह से सुधार हुआ है, चाहे वो वेयर हाउसिंग को लेकर हो, स्टोरेज वगैरह को लेकर हो, या फिर इंश्योरेंस वगैरह जो स्कीम्स वगैरह है सरकार की, उन सब का क्या दायरा बढ़ा है, किसानों को उसका फ़ायदा हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो पहला आता है बिजली की हालत बहुत ही ख़राब है। और यहाँ महाराष्ट्र में तो सिर्फ रात को बिजली मिलती है, रात को 2 बजे बिजली आती है, सुबह 4 बजे चली जाती है। और इस ऐसे हालत में किसान को अपने ज़मीन में खेत को पानी देना पड़ रहा है। तो बिजली 24 घंटा किसानों को अच्छे दाम में मिलनी चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए हमें। हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप अगर सही बिजली देंगे तो देंगे ना। और जो भी सबसे सरकार इसको सब्सिडी दे रहा है,
उतनी कीमत की भी बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है और हमारे ऊपर बकाया है बिजली का, इसलिए हमारे कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं, हमारे क्रॉप की नुकसान की जा रही है। ये बिजली का हुआ। दूसरी बात यह है कि जो कोल्ड स्टोरेजेस है या दूसरे स्टोरेजेस है, इसकी बहुत ही कमी है। प्रोसेसिंग यूनिट्स है बिल्कुल नहीं है। यहाँ नासिक एरिया में बहुत बड़े पैमाने में टोमेटो होता है, ऑनियन प्रोसेसिंग होता है। एक भी ऑनियन प्रोसेसिंग का यहाँ पे यूनिट नहीं है। एक एफपीओ जो सह्याद्री है विलास जी सिंधे का, वो अभी टोमेटो में प्रोसेसिंग कर रहा है, ग्रेप एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जिस पैमाने में जो कोल्ड स्टोरेजेस होनी चाहिए या प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई बढ़ावा नहीं है। तो इसको ज़्यादा फंड अलॉट्स करेंगे तो ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इसमें एफडीआई भी आने दो। ओके ओके। एफडीआई अगर आता है तो ही यहाँ टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ पैसा आ जाता है। और जो हमारा 40% पेरिशेबल्स अभी वेस्ट हो रहे हैं, वो काम में आ सकते हैं। और जब भी शॉर्टेज होता है तब ये प्रोसेस्ड माल मार्केट में आके कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा, किसानों का भी फ़ायदा होगा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव की चेयरपर्सन सुवर्णा जगताप से हमने बजट, मंडी व्यवस्था और प्याज किसानों की स्थिति पर खास बातचीत की। आइए उसको भी पहले सुन लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल होगा प्याज को लेकर, किस तरह के भाव, हालांकि काफ़ी समय से एक स्टेबल भाव है, एक लेवल में भाव है, किस तरह की डिमांड है, किस तरह का अराइवल यहाँ पर हो रहा है मंडियों में? ये लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति इंडिया में नहीं तो एशिया में सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है। और इसके जो ओनियन है उसके साइज़ और क्वालिटी के लिए उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला है। और अभी लासलगांव में ये अभी तकरीबन 20,000 क्विंटल के आसपास आवक होती है। और इसका जो अभी फ़ायदा तो स्टेबल है, पर अभी इसके भी अलावा इसको ज़्यादा भाव मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब मौसम भी अच्छा है। और ये ऐसा है, पहले महाराष्ट्र का ज़्यादा 33% शेयर था, पर अभी महाराष्ट्र के साथ भी गुजरात है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसी सभी राज्यों में अभी ओनियन का प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अभी मुझे मेरी ये दरख्वास्त है, अभी सब मतलब परराष्ट्र मंत्री है, अर्थमंत्री है, कि जितना एक्सपोर्ट हम अभी कर सकते हैं बाहर उतना करना चाहिए। अभी फ़िलहाल 10% करते तो 10% से 15-20% हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाए तो उसका फ़ायदा ट्रेडर्स को भी होगा और इनडायरेक्टली ये अपने किसान लोगों को भी होगा। ओके, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही मैम बोले कि महाराष्ट्र का उत्पादन का जो शेयर था वो अब कम हो रहा है, बाकी राज्यों में भी उत्पादन हो रहा है। लेकिन अब मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो मौजूदा भाव हैं वो मंडियों में भाव है, मंडियों में किस तरह के भाव है अलग अलग क्वालिटी के प्याज को लेकर? यस, अभी कम से कम अभी लोएस्ट है जो है अभी 900 रुपये पर क्विंटल का रेट है। और जो एवरेज अभी है जो 1500 है और जो हाईएस्ट अभी 1800-1900 ऐसा आ रहा है। पर अभी मैं ऐसा बोलूँ कि किसान लोगों को आगे भी 1 एकड़ में अगर वो 100 क्विंटल का अभी अगर ले रहे हैं, अगर उसका ही खर्चा अगर 1000-1200 रुपये क्विंटल है तो उनको मतलब उनका भाव है उससे भी ज़्यादा, मतलब एक 50% ज़्यादा उनको मिलना चाहिए। तो मुझे यही दरख्वास्त है कि जैसे भी हमारा इतना प्याज का प्रोडक्शन हो रहा है तो अभी इंडिया में तो सब अभी कंज्यूम होके भी वो बच रहा है, तो बैलेंस ओनियन बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। और अभी पहले ये हालात था कि श्रीलंका बांग्लादेश में जा रहा था, पर अभी श्रीलंका की जो पोजीशन है और बांग्लादेश की जो इंटरनल जो कंडीशन है उसके वजह से अभी वहाँ का एक्सपोर्ट बंद हुआ है। तो मुझे ये थोड़ा रिक्वेस्ट थी सरकार से भी, केंद्र सरकार को, कि ये अपना सार्क देशों के भी बढ़कर अगर यूरोप है, अमेरिका है, अगर वहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे और वैसे कुछ हमें योजनाएं अगर उन्होंने एक्सपोर्ट लोगों को भी दी तो वो ज़्यादा फायदा एक्सपोर्ट को भी होगा, ट्रेडर्स को भी होगा और इनडायरेक्टली किसान लोगों को भी होगा। अभी एक्सपोर्ट का क्वांटम क्या होगा, किस तरह का एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट को लेकर क्या आंकड़े हैं, किस तरह के नंबर दिख रहे हैं एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में अभी मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जो था मर्चेंटाइज 10% हम अनुदान देते थे, ये 2019 से वो भी बंद है। और ट्रेडर्स लोगों की ये मांग है कि जो अभी ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, तो उनका की सब्सिडी अगर उन्होंने कुछ दी, ट्रांजिट सब्सिडी बोलते हैं, अगर उनको दी तो वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रांजिट के लिए। और एक दूसरा किसान रेल शुरू किए, अगर उस धरती पर अगर किसान रेल ओनियन के लिए अगर शुरू कर दी, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, तो वो भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और उसके
वो जब रेट भी ज़्यादा मिल सकता है किसान लोगों को। ओके, अब बजट की बात कर लेते हैं कि बजट अब राउंड द कॉर्नर है, एकदम नज़दीक आने वाला, जल्द बजट के ऐलान होंगे। ऐसे में वित्त मंत्री से आप क्या मांग करना चाह रही हैं मंडियों के लिए, किसानों के लिए? एक चेयरपर्सन के तौर पर आपकी डिमांड क्या है? हाँ, एज ए चेयरपर्सन मैं बताना चाहती हूँ कि ओनियंस के जो भी अगर प्रोडक्ट्स में अगर वो कर सकते और हर राज्यों में अगर उन्होंने ज़्यादा सुविधा अगर देते हैं कि मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा अलग सा भी प्रोडक्शन अगर ओनियन से पाउडर है, मतलब मेडिकल इसमें में अगर जो अलग से कुछ प्रोजेक्ट अगर उन्होंने किया तो मुझे लगता है फिर ये जो ज़्यादा ओनियन बच रहा है तो उसका हम वो फैक्ट्री के लिए फिर वो जा सकता है, और उसका मेडिसिन है, उसका जो अगर ओनियन फूड इंडस्ट्री के लिए भी ओनियन का पाउडर अगर ऐसा है तो वो जा सकता है, तो उसका फ़ायदा फिर सबको होगा, किसान लोगों को तो होगा अल्टीमेटली, वो रेट भी फिर बढ़ सकते हैं उसके लिए। ओके, वेयर हाउसिंग स्टोरेज की बात करते हैं, इसको लेकर क्या डिमांड है? क्या जिस तरह का प्रोडक्शन लेवल है यहाँ पे, प्याज का हो, टमाटर का हो, ग्रेप्स का हो, जो लासलगांव के आसपास के जो इलाके हैं, ऐसे में क्या मैम आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग यूनिट पर्याप्त है? क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट रहेंगी तो किसानों के लिए आसानी होगी, वो अपना माल आराम से प्रोसेसिंग यूनिट में डालेंगे और नए प्रोडक्ट के तौर पर उनको अच्छे भाव भी मिलेंगे। क्या इन सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत आ गया है? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, और ये जो अभी बात होती है ओनियन की, अगर ये मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा अगर मांग होती है तो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा उन्होंने वेयर हाउसेज भी वो ज़्यादा ये बढ़ाना चाहिए, और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर स्टोर भी कर सकते हैं वहाँ ओनियन ज़्यादा। फिर अगर कभी प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब अभी कभी ऐसा भूकंप जैसा नहीं तो कभी ओनियन फिर ज़्यादा रेट से फिर लोगों को लेना पड़ता है, तो फिर वो फ़ायदा ऐसा हो सकता है कि अभी जो वेयर हाउसेज में हम स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वो जब प्रॉब्लम आता है तो वेयर हाउसेज से हम फिर वो मतलब रिलीज़ कर सकते हैं, तो ये फिर उनको ये मांग है। और मैंने दूसरा ये ज़्यादा ये बोला था कि किसान रेल अगर वेजिटेबल्स के लिए अगर केंद्र सरकार ने शुरू कर दिए तो मुझे लगता है ओनियन के लिए भी वो किसान रेलवे अगर अलग से शुरू कर दी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान लोगों को हो सकता है। तो पूरे प्रोग्राम के तहत आपने देखा कि किसानों के दिल में कितना दर्द है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जिंदा दिल हैं। किसानों की जिंदा दिली को लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि छत टपकती है उसकी कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। बिल्कुल, घर से ज़्यादा अपने खेत की फिक्र में डूबे किसान की खेती और किसानी की बदहाली के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अगर यही हालत रही तो किसान कम होते जाएंगे और खेत घटते जाएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट किसान के नाम का हो और परेशान किसान का बजट में समाधान हो। नमस्कार।